नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आदर्श। हमारी मिट्टी में जब ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा सामान्य रहती है, सामान्य स्तर पर रहती है, तो फिर हमें किसी केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब इस हमारी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर घट जाता है, तब फिर हमें केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। तो हमें रसायन आधारित जो खाद है उनकी उपयोगिता की आवश्यकता अनुभव होने लगती है, क्योंकि उसी केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से हमारी फसलों को वो उपयोगी पोषक तत्व मिल पाते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, चाहे फास्फोरस है, पोटासियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, ऐसे 17-18 जो उपयोगी खनिज तत्व हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम खादों के माध्यम से इन सभी उपयोगी पोषक तत्वों को तो अपनी फसलों को उपलब्ध नहीं कराते। तो यहाँ एक समस्या खड़ी हो जाती है। जितना हम केमिकल फर्टिलाइजर अपने मिट्टी में उपयोग करते हैं, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें परिवर्तन होता चला जाता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जब से हमने इन केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग अपनी मिट्टी में, अपनी खेती बाड़ी में शुरू किया है, तब से हमने मिट्टी के ऑर्गेनिक कार्बन को नष्ट करना शुरू कर दिया है। अन्यथा ये ऑर्गेनिक कार्बन स्वयं बहुत सारी क्रियाएं करके हमारी मिट्टी में इन पोषक तत्वों की आपूर्ति करता रहता था, और तब तक हमें किसी ऐसे जो पोषक तत्व हैं इनकी अतिरिक्त आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। इसीलिए लंबी अवधि से हमारे जो पूर्वज थे, या जंगलों में आज भी जंगलों में कोई खाद डालने नहीं जानता। जंगलों में किसी तरह की कोई पेस्टिसाइड दवा छिड़कने कोई नहीं जाता, लेकिन वहाँ आज भी 500-700 साल पुराने वृक्ष आज जिंदा हैं। वहाँ हर तरह की वनस्पति सहजता से उपजती है। वहाँ किसी तरह की कमी अनुभव नहीं होती, क्योंकि वहाँ के वृक्ष वृक्ष जो हैं वो सब पदार्थों को मिट्टी में त्यागते रहते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ छोड़ते रहते हैं, और उन ऑर्गेनिक पदार्थों की डिकम्पोजिशन से, उनके गलन सड़न से वहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन पैदा होता रहता है। और ऑर्गेनिक कार्बन का अर्थ कोई केमिकल फॉर्मुलेशन नहीं है। ऑर्गेनिक कार्बन का अर्थ है मिट्टी के अंदर जीवाश्म बनना, मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स की संख्या बढ़ना, मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति दर्शाना। यदि हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या पर्याप्त है, तो हमें तो हमारी मिट्टी को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वतंत्र है, वो अपने आप सब कुछ बना लेती है। और इसी इसी उद्देश्य से लंबी अवधि तक हमारी जो सभ्यता अपना अस्तित्व बनाए रखी। लेकिन जब से हमने इस प्राकृतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, इस प्राकृतिक प्रक्रिया को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, तब से हमारी या मिट्टी की जो स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ती चली गई, वो मनुष्य के ऊपर आसक्त होती चली गई। आज यदि हम अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते तो उसकी उपज घट जाती है। इसलिए आज के किसान को केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करना बहुत जरूरी हो गया है। गलती मनुष्य की थी, लेकिन उस गलती का परिणाम भी मनुष्य भोग रहा है। जब से मनुष्य ने आदमी ने केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग शुरू किया, तब से उसने जीवांश को, जो कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन है, उसको नष्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो मिट्टी के जो जीवांश थे वो समाप्त होते चले गए। अब मिट्टी में किसी तरह की डिकम्पोजिशन की क्रिया नहीं होती, बहुत कम मात्रा में होती है। और जब हम किसी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर अपने फसलों में डालते हैं, तो उसका प्रभाव तो क्षणिक दिखाई देता है। यूरिया के प्रयोग से तीसरे दिन हमारी फसल फिर से लहराने लगती है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, उसकी नई पत्तियां निकल आती हैं। लेकिन इस केमिकल फर्टिलाइजर के, यूरिया के प्रयोग से 10-12 दिन के बाद वो ग्रोथ स्थिर सी हो जाती है, फिर ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरह डीएपी में हम जिस फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, उस फास्फोरस का जो उपयोग है हमारे पेड़ पौधे तुरंत प्राप्त नहीं कर देते हैं। कि जैसे ही फास्फोरस मिट्टी में डालते हैं, बहुत एक्टिव वो एक एलिमेंट्स है, बहुत एक्टिव खनिज है, वो तत्काल दूसरी जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से उसे अपक्रिया करके स्थिर सब्सटेंस में बदल जाता है। और उसको पुनः सक्रिय होने में 25-30 दिन का समय लगता है, क्योंकि उसको पुनः सक्रिय रूप में लाने में, पुनः उपयोगी बनाने में मिट्टी के अंदर विद्यमान कुछ एंजाइम्स, कुछ पदार्थ या कुछ जीवांश, माइक्रोब्स, वो सक्रिय हो गए होते हैं, तब वो एक्टिव होता है। अन्यथा उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए यदि हम डीएपी के रूप में यदि फास्फोरस का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, उसका 10-12% अंश ही हमारी वनस्पतियां, हमारे पेड़ पौधे उपयोग कर पाते हैं। और सोडियम के साथ, पोटासियम के साथ भी यही है। लेकिन इन सब चीजों को यदि प्राकृतिक रूप से हम लें, हम ऑर्गेनिक कार्बन के माध्यम से लें, तो उसका अधिकांश भाग हमारी फसलों में काम आता है।
उसको सहजता से हमारे पेड़ पौधे अपनी जड़ों से प्राप्त कर लेते हैं। फिर जो जो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड है उसके माध्यम से पौधे अपना आहार भी तैयार कर लेते हैं। जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को बहुत सारे पेड़ों की जड़ें सोख कर अपने आप नाइट्रोजन का उपयोग भी अपने लिए कर लेती हैं, फिर उन्हें किसी यूरिया की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि ये प्रक्रिया डिस्टर्ब हो गई क्योंकि हमने इतना केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया कि इन जीवांश को, जीवाणु को नष्ट कर दिया, तो आज हमें आश्रित होना पड़ रहा है। और यदि हमारा जो गोबर घनसत्व है, ये जो हमारा गोबर घनसत्व है, इसे मैं सुपर गोल्ड गोरस कहता हूँ, इसकी उपयोगिता यही है। इसकी उपयोगिता है उन जीवाणुओं को फिर से सक्रिय करना। ये जीवाणु की संख्या ही नहीं बढ़ाता, इसकी संख्या बढ़ाने में जो हम ऑर्गेनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तो उनके माध्यम से जो डिकम्पोजिशन की क्रियाएं होती हैं, उनके माध्यम से जो ऑर्गेनिक पदार्थों का पाचन होता है, सूक्ष्म कणों में विभाजन होता है, उससे बहुत तरह के जो पोषक तत्व स्वतंत्र होते हैं वो हमारी मिट्टी को सहजता से मिल जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि इस गोरस का, इस गोबर घनसत्व का प्रयोग कैसे करें, तो इसको प्रयोग करने के 2 चरण हैं। पहला चरण है इसका मदर कल्चर तैयार करना। वो मदर कल्चर 7 से 10 दिन में तैयार हो जाता है। उसको आप अधिक दिन तक भी सक्रिय कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 7 से 10 दिन में उस स्थान विशेष के वातावरण से तैयार हो जाता है। जब वो कल्चर तैयार हो जाता है तो उसमें से कुछ मात्रा में आप लेके उसके माध्यम से जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ में फलों के अवशेष आ सकते हैं, उसमें हरी खाद आ जाती है, हरी खाद में ढैंचा आ जाती है, या फिर वनस्पतियों के अवशेष आ जाते हैं। आपके आसपास जो भी वनस्पति है, शीशम है, नीम है, चाहे खरपतवार है, आक है, धतूरा है, जो भी आपके आसपास ऑर्गेनिक पदार्थ से बना हुआ है, उस सबको उस मदर कल्चर से डिकम्पोज कर सकते हैं। उसमें आप रसोई घर के अवशेष जो व्यर्थ हैं वो भी डाल सकते हैं, फलों के छिलके डाल सकते हैं, साग सब्जियों के छिलके डाल सकते हैं। जो लोग अंडा खाते हैं, अंडे का जो शेष भाग है वो डाल सकते हैं, क्योंकि अंडे का जो सेल होता है उसमें काफी मात्रा में ऑर्गेनिक कैल्शियम होता है, उसमें काफी मात्रा में फास्फोरस, पोटासियम भी रहता है, सोडियम भी रहता है, तो वो भी आपके इस कल्चर में मिक्स हो जाएगा। आप दूसरी चीजों का प्रयोग, यानी कि हर ऑर्गेनिक पदार्थ जो आपके लिए व्यर्थ हो गया उसको आप फेंकने वाले हैं, वो सबको इस इसके मदर कल्चर से आप डिकम्पोज करके अपने एक खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और उसको आपने अपने खेतों में छोड़ना है। आपने उसे फसलों में देना है, साग सब्जियों में देना है, फलों के पेड़ हैं उनकी जड़ों में देना है, और जब आप पानी देते हैं तब तक उसको प्रयोग करना है। उसकी कोई ज्यादा मात्रा आपने प्रयोग नहीं करी, 3 से 4% की मात्रा रहती है। बात इतना उपयोग करते करते आप देखेंगे 4-6 महीने में आपकी जो मिट्टी जो रासायनिक खादों पर निर्भर थी, कि यदि रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, आप यूरिया, डीएपी का या एसएस वगैरह का नहीं प्रयोग करेंगे, तो उसमें उपज ही नहीं होगी या उपज घट जाएगी। उसकी आपूर्ति फिर वो दूसरे चरण में जो ऑर्गेनिक पदार्थों का घोल है, जो व्यर्थ ऑर्गेनिक पदार्थों को आप मिनरल्स के रूप में बदल रहे हैं, इसके मदर कल्चर से वो आपकी आपूर्ति करेगा, कि वो मदर कल्चर आपके ऑर्गेनिक पदार्थों को अति सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाएगा, और इन ऑर्गेनिक पदार्थों में वो हर तत्व विद्यमान है जो आपकी फसलों के लिए जरूरी है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि अकेला आप ऐसी गाय के गोबर का या ऐसे पशु का गोबर प्रयोग करेंगे जो एक खूंटे में बंधी रहती है, एक स्थान पर बंधी रहती है, एक ही तरह का आहार सेवन करती रहती है, तो उससे सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो सकती। यदि आपने सभी पोषक तत्व, आपने सुना होगा, आप जानते भी हैं कि आपने कैल्शियम के लिए हम सुझाव देते हैं कि कैल्शियम की यदि कमी में है तो पालक खाइए, मेथी खाइए, हरी सब्जियां खाइए। यदि आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी है तो कहते हैं नींबू खाइए, संतरा खाइए। विटामिन ए की कमी है तो कहते हैं कि आप पपीता ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए। क्योंकि इन सभी जो वनस्पतियां हैं, इनमें विशेषता है कि इनमें किसी एक विशेष तत्व की प्रमुखता रहती है। ठीक इसी तरह यदि विभिन्न वनस्पतियों का सेवन हम अपने गाय भैंस को, अपने पशुओं को कराओगे, तो उनके शरीर के अंदर भी वो पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में पहुंचेंगे, और गोबर के माध्यम से वो अंश भी बाहर आएंगे। और यदि गोबर अपचित है तो उस अपचित अंश के अंदर भी वो तत्व विद्यमान है।
तो इसके माध्यम से जब उनका डिकम्पोजिशन हुआ, जब वो सूक्ष्म कण में विभाजित होंगे, पाचित होंगे, तो उनके माध्यम से उस तत्व की आपूर्ति उस सॉल्यूशन के माध्यम से सहजता से हो जाएगी। तो आपके जो खेतों में हर वो पोषक तत्व सहजता से पहुंच जाएगा। तो आप जब इसका प्रयोग शुरू करेंगे, पहली बार अपनी जमीन का परीक्षण कराइए, फिर 6 महीने के बाद कराइए, तो आपकी उसकी संरचनाओं में बदलाव नजर आ जाएगा कि रिपोर्ट बताएगी कि उसमें क्या कुछ बढ़ गया। ऑर्गेनिक कार्बन के साथ में हर पोषक तत्व उसमें बढ़ जाएगा। दूसरा परीक्षण ये है कि जो भी आप उसमें ले रहे हैं, साग सब्जियां लगाई हैं आपने, आपने फलों में इसको प्रयोग किया है, आपने गेहूं लगाया है, जौ लगाई है, आपने बाजरा लगाया है, जो भी आपने उसमें प्रयोग प्रयोग उसको आपने फसल ली है, उसकी ग्रोथ में, उसकी जो बीज लेंगे, उसकी बीज के आकार में, बीज के स्वाद में, फलों के आकार में, सब्जियों के आकार में, सब्जियों की संख्या में, सब्जियों के जो टेस्ट में आपको निश्चित रूप से 3-4 महीने के बाद बदलाव आना शुरू होगा। तो ये जादू नहीं है, ये एक परीक्षित चीज है, ये वैज्ञानिक चीज है। आप इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप इससे प्रभावित होंगे। आपको इस बारे में कुछ जानना है, समझना है तो निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उपयोग करने से पहले भी मेरे से सलाह ले सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ी मात्रा में प्रयोग करके देखिए, आपकी सेटिस्फेक्शन है, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों।